साइकोलॉजी के पेपर की सीरीज में आज हमारा तीसरा दिन है। यदि किसी विद्यार्थी ने अभी तक पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो वह प्ले लिस्ट में से जाकर देख सकते हैं, जो कि हमारे बायोलॉजी और केमिस्ट्री के पेपर थे। आज के वीडियो में हम कॉमर्स के पेपर की बात करने वाले हैं, जो कि 23 जुलाई 2016 को यह पेपर आयोजित हुआ था। इसके हम आज 30 क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि शारीरिक, मानसिक एवं व्यक्तित्व विकासों की मूल आधारशिला किस काल में रखी जाती है? तो इसका आंसर होगा बाल्यावस्था में रखी जाती है मूल आधारशिला जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है? तो संज्ञानात्मक विकास की औपचारिक क्रियात्मक अवस्था भी होती है, संवेदनकामी क्रियात्मक अवस्था और मूर्त क्रियात्मक अवस्था, यह तीनों ही होती है। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन कि एक उत्तेजक प्रतिमान जो एक प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील है, यदि वह दोबारा होगा तो उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। निम्न में से किस सीखने के सिद्धांत को इंगित करता है? उत्तेजक जो कि प्रतिक्रिया के समय क्रियाशील हो रहा है और दोबारा वह तभी होगा जब उस प्रतिक्रिया को उत्पादित करने की प्रवृत्ति रखेगा। तो यह गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह शिक्षार्थी को जानने में सहायक है, शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक है, प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, शिक्षक की व्यावसायिक वृद्धि में सहायक। तो शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान इन सभी में ही सहायक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा A, B, C, D चारों ही होगा। 4 इसका ऑप्शन होगा। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित है? तो खोजपूर्ण सीखना, इसमें ही समस्या का समाधान निहित होता है आशुबेल के अनुसार। 126वां क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? 2 व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण क्या कहलाएगा? भावनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण कहलाता है। नेक्स्ट है, एजुकेशनल साइकोलॉजी कॉग्निटिव व्यू पुस्तक किस प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की है? तो किसकी है आप बताइए। आपको टाइम दिया जाता है यहाँ पर 5 सेकंड का। अल्बर्ट बांडुरा की नहीं है, स्किनर की भी नहीं है, जीन पियाजे की भी नहीं है। तो किसकी होगी यहाँ पर? डेविड आशुबेल की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य नहीं है हमें यह बताना है। तो पाठ्यक्रम रूपरेखा बनाना यह कार्य है, अनुदेशनात्मक सामग्री का विकास एवं चयन यह भी है, शिक्षण अधिगम परिस्थिति में शिक्षक की क्रिया को निर्देश देना बिल्कुल यह भी है, सामाजिक कौशलों का चयन करना यह शिक्षण प्रतिमान का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 129, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर सहायक अधिगम की विशेषता नहीं है? कौन सी नहीं है वह हमको बताना है। तो देखिए, कंप्यूटर यंत्र एवं शिक्षार्थी के मध्य स्व उद्देश्य अंतः क्रिया होती है, बिल्कुल होती है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी की सहायता के लिए भी सहायक है। वांछित अनुदेशनात्मक उद्देश्य को स्वयं की योग्यता से प्राप्त करना, बिल्कुल यह भी है। 4th ऑप्शन है, श्रेष्ठ चिंतन व्यू रचनाओं का विकास, यह इसकी विशेषता
नहीं है, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फोर्थ। नेक्स्ट है 130 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानसिक स्वास्थ्य के विकास में के विषय में सत्य नहीं है? मानसिक स्वास्थ्य के विषय में कौन सा सत्य नहीं है? व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता, बिल्कुल सही बात है। प्रक्षेपण एवं प्रतिक्रिया निर्माण की प्रक्रिया, देखिए प्रक्षेपण मतलब दूसरे पे आरोप रखना, तो यह मानसिक स्वास्थ्य के बारे में सही नहीं है। यदि हम दूसरे के बारे में आरोप रखते हैं तो इसका मतलब यह कि आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो पूर्णतया स्वस्थ नहीं है। इसका राइट आंसर यही होगा। तनाव, अंतःद्वंद और हताशा को कम करना, बिल्कुल यदि आपका मानसिक स्वस्थ है तो यह भी सही होगा कार्य। जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकार करने और सामना करने की योग्यता, बिल्कुल यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड। 130 है 131 कि निम्न में से कौन सा विद्यालयी प्रभावशीलता के मूल निर्धारक कारक है? तो पाठ्यचर्या है, शिक्षक भी है, प्रबंध तंत्र यानी कि मैनेजमेंट ये भी है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। शिक्षा में व्यवहारवाद का विचार किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? किसने दिया था? वॉटसन के द्वारा। वॉटसन के द्वारा यह विचार दिया गया था। शैक्षिक तकनीकी जिसका उद्गम भौतिक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी से है, कौन सा है? यह हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स से, फिजिकल साइंस और इंजीनियरिंग से किसका उद्गम हुआ है यह हमें बताना है। तो एक तो यहाँ पर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फर्स्ट, यह ध्यान रखना है। शैक्षिक तकनीकी सेकंड नहीं हुई है इसके उद्गम इसका। कठोर उपागम और मृदु उपागम, तो देखिए इंजीनियरिंग में हार्डवेयर अप्रोच काम में ली जाती है, तो कठोर उपागम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है थर्ड, ए और सी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है? तो संवेगों का प्रत्यक्षीकरण, मूल्यांकन और अभिव्यक्ति, बिल्कुल सही है। संवेगों की समझ और विश्लेषण, यह भी होना जरूरी है। समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, यह संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है। और चिंतन का संवेगात्मक सुगमीकरण, तो यह भी है इसका। नेक्स्ट, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर होगा समस्या समाधान की जन्मजात क्षमता, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रणाली के निम्नलिखित तत्वों को उनके सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले प्रणाली में इनपुट दिया जाता है, इनपुट देने के बाद में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, प्रक्रिया होती है। उसके बाद में आउटपुट आते हैं और उसके बाद में एनवायरमेंटल जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं वह आते हैं, यानी कि सी, बी, डी और ए। तो ये कौन सा ऑप्शन है? हमारे फोर्थ ऑप्शन में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्तर लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में नहीं है? तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में परंपरागत स्तर भी है, पूर्व नैतिक स्तर भी है, क्रियात्मक स्तर नहीं है, और आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर यह भी है। तो इसका राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। 137वां क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित कीजिए। यहां पर हमें पियाजे के अनुसार बताना है। तो पियाजे की जो हमने नैतिक विकास की अवस्थाएं पढ़ी थी उनमें देखिए एक तो संक्रमण की अवस्था थी और एक यहां से आत्म केंद्रीयता की अवस्था थी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए और डी कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन में है। 138वां क्वेश्चन निर्मितवादी सीखने के सिद्धांतों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सत्य नहीं है? निर्मितवादी सीखने के सिद्धांत के अकॉर्डिंग बताना है। तो देखिए शिक्षार्थी अपने स्वयं के ज्ञान और समझ का निर्माण करते हैं, बिल्कुल सही है यह बात।
नवीन जानकारी का निर्माण पूर्व ज्ञान से किया जाता है, बिल्कुल यह भी सही है। संपूर्ण प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है, यह बात यहाँ पर सही नहीं है कि संपूर्ण प्रक्रिया में विद्यार्थी की भी भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण मानी जाती है, और सीखना एक सक्रिय एवं गतिशील प्रक्रिया, यह बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे थर्ड। 139वां क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अवधि यौवन आरंभ यानी कि एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है। आपको यहां पर टाइम दिया जाता है 5 सेकंड का। देखिए, एज ऑफ प्यूबर्टी, तो एज ऑफ प्यूबर्टी जो होती है वह होती है 8 से 14 वर्ष की, जबकि आरपीएससी के द्वारा जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें इस प्रकार का कोई भी ऑप्शन नहीं था, यह बात आपको पता है। यहां से 6 से 9 वर्ष भी है, 10 से 12 भी है, 13 से 16 भी है। तो अधिकांश अभ्यर्थियों ने उस समय जो टिक किया था वह किया था 10 से 12 में। 10 से 12 में इसलिए किया था क्योंकि यह इस एज ग्रुप के अंदर आता है 8 से 14 में। लेकिन आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन पे बोनस दिया गया था, और बोनस देना स्वाभाविक था क्योंकि कुछ अवधि 6 से 9 भी इसमें आ रही है, तो इसलिए कहीं ना कहीं डिस्प्यूट वाला क्वेश्चन था, तो इसलिए इस क्वेश्चन पर बोनस दिया गया था। जबकि यौवन आरंभ की जो अवधि होती है वह होती है 8 से 14 वर्ष की। 140वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की उपादेयता से संबंधित नहीं है। कौन सा संबंधित नहीं है यह बताना है। प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, बिल्कुल सही है। शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया कहां से आ जाती है भाई? मूल्यांकन की प्रक्रिया में तो यह सहायक ही नहीं है अधिगम सामग्री, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? सेकंड नंबर का। 141वां क्वेश्चन है, शिक्षक प्रभावी अनुदेशन प्रदान करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग करता है उन्हें कहते हैं। तो देखिए यहां पर जो शिक्षक है प्रभावी अनुदेशन के लिए, इफेक्टिव के लिए कौन से स्रोत का प्रयोग करता है? शिक्षण सामग्री का प्रयोग करता है, बिल्कुल सही बात है। द्वितीयक स्रोत भी अपनाता है, सेकेंडरी रिसोर्स काम लेता है, प्राथमिक भी काम लेता है, और शिक्षण की टेक्निक भी काम लेता है। और यहां पर हमारे सामने कोई उपयुक्त सभी का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आरपीएससी के द्वारा इस क्वेश्चन पर बोनस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 142, निम्नलिखित में से कौन सा खोज प्रशिक्षण प्रतिमान का चरण नहीं है? कौन सा चरण नहीं है यह हमें बताना है। तो देखिए, प्रदत्तों का डाटा का एकत्रीकरण सत्यापन, यह इसका चरण है। डाटा सिलेक्शन और उपागम, देखिए इस प्रकार का कोई भी खोज प्रशिक्षण में प्रतिमान का चरण यहां पर नहीं है। तो इसका नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन सी कि प्रदत्तों का एकत्रीकरण और प्रयोगीकरण, बिल्कुल सही है। और स्पष्टीकरण का निर्माण, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन, केवल बी। नेक्स्ट है, नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। तो किससे संबंधित है भाई? कोहलबर्ग ने, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था से यह संबंधित है। तनाव को घटाने और समायोजन की प्रत्यक्ष विधियां हैं। कौन कौन सी प्रत्यक्ष विधियां हैं हमको यह यहां पर बतानी है। तो देखिए, दूसरे लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, तनाव आने पर हम दूसरे लक्ष्य अपना लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, प्रत्यक्ष विधि में आती है। बाधाओं को हटाना, बाधाएं हम हटा लेते हैं तनाव आते हैं जब। उदात्तीकरण अथवा शोधन, यह अप्रत्यक्ष विधि है।
और दूसरा मार्ग खोजना, यह भी प्रत्यक्ष विधि है। तो इसका राइट आंसर ए, बी, डी जिस ऑप्शन में है वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है? 1 में। नेक्स्ट है, सहकारी अधिगम के तत्वों को इंगित कीजिए। आमने सामने की अंतःक्रिया, समूह कार्य, व्यक्तिगत जवाबदेही, संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम सहकारी अधिगम का तत्व नहीं है। तो राइट आंसर ए, बी, सी यानी कि 4th ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट है 146 क्वेश्चन कि किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निर्देशन तकनीकी नहीं है? हास्य, मित्रता, रुचियां, बिल्कुल किशोरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए। ध्यान एवं आध्यात्मिकता, यह भी होना चाहिए। कठोर कार्य, प्रतिस्पर्धा एवं गृह कार्य, किशोरों के साथ में कभी भी कठोर कार्य और प्रतिस्पर्धात्मक व्यवहार हमें नहीं करना चाहिए, यह हमें पता होना चाहिए। स्व अनुशासन, स्व नियंत्रण, सरल शिक्षा शास्त्र, यह भी किशोरों के साथ किया जाना चाहिए। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3rd नंबर का पॉइंट। नेक्स्ट है, आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम कहलाता है, यह बात सभी को पता है। नेक्स्ट है 148, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार के अनुसार अधिगम का प्रकार नहीं है? देखिए हमें क्वेश्चन यहाँ पर ढंग से पढ़ना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि कौन सा प्रकार, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू फंक्शन। देखिए कौन सा नहीं है? संज्ञानात्मक बिल्कुल है, निपुणता द्वारा अधिगम भी है, अभिवृत्त्यात्मक अधिगम भी है। तो कौन सा नहीं होगा यहाँ पर? कल्पनाशील अधिगम। यदि किसी अभ्यर्थी को यहाँ पर समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम वीक में 1 डे इसके डिस्कशन के लिए भी हम रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का चर नहीं है? शिक्षक है, माता पिता तो शिक्षण के चर में आते ही नहीं है, यह तो होगा ही नहीं। पाठ्यचर्या करिकुलम है बिल्कुल, और विद्यार्थी भी है। नेक्स्ट है, शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है, यह आपको बताना है। यह क्वेश्चन आपके लिए है। इसका जवाब आपको इस प्रकार से कमेंट बॉक्स में देना है कि इसका आंसर क्या होगा। 1 होगा, 2, 3, 4 जो भी है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।